हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यूपीटी प्लस पीईटी की बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। तो इस टाइम पर देखिए, सुबह के 11 बजे जो आपको डेली बेसिस पर आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट की क्लास मिलती है। तो हमारे चैनल पर देखिए सुबह 11 बजे आपको डेली बेसिस पे आना है। और क्लासेस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़िए, वहाँ पे आपको देखिए इसका जो पीडीएफ है मिल जाएगा, ठीक है। उसी के नीचे देखेंगे तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज दिया होगा। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो आप हमें आकर वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वेन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। वेन सांगा जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। देखिए हर्षवर्धन के, जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है पहले पे आपका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांगा भारत आया था, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। वह जो है देखिए 269 ईस्वी से लेकर 245 ईस्वी तक भारत में रहा। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण की तथा भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का जो वर्णन भी किया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे बताएंगे। दूसरा नंबर क्या दिया गया, पूछा गया है इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है, बताइए। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है, बाबर को, हुमायूं को, अकबर को, शाहजहां को। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बाबर को, ठीक है। जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाबर जो है भारत पर आक्रमण करने वाला एक तुर्क आक्रांता था, ठीक है। उसकी उदारता के लिए देखिए उसको जो है कलंदर कहा जाता था, ये बात याद रखिएगा। जो आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका तीसरा नंबर क्या पूछा गया है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो उत्तर हो जाएगा साथियों लॉर्ड कर्जन। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। आपका चौथा नंबर क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। जेजाक भुक्ति का पुराना नाम क्या था, बताइए। जेजाक भुक्ति का पुराना नाम क्या था, मतलब किसका पुराना नाम था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। जेजाक भुक्ति किसका पुराना नाम था, इलाहाबाद का, सौराष्ट्र का, बुंदेलखंड का या कानपुर का, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए जेजाक भुक्ति की बात करें तो जेजाक भुक्ति का देखिए बुंदेलखंड का पुराना नाम था, ठीक है। बुंदेलखंड का पुराना नाम आपका जेजाक भुक्ति था। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा चौथे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखिए। आपका पांचवा नंबर क्या पूछा गया, उत्तर देंगे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण है किसने करवाया था, इसका सही उत्तर क्या बताइए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है साथियों किसने करवाया था, पांचवे पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा पांचवे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, छठा नंबर क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्लासी का जो युद्ध है कब लड़ा गया था, बताइए। छठा नंबर आपका पूछा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्लासी के अगर युद्ध की बात करना चाहते हो तो आपका 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। किसका किसके बीच लड़ा गया था, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा बंगाल के नवाब की सेना आमने सामने यहाँ पे देखिए आई थी, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से। आपका पांचवा नंबर सातवां नंबर है, उत्तर देंगे। पंचशील का नारा किससे संबंधित है, बताइए। पंचशील का जो नारा है साथियों किससे संबंधित है, महात्मा गांधी से, लाल बहादुर शास्त्री से, जवाहरलाल नेहरू से या स्वामी विवेकानंद से। तो देखिए पंचशील नारे की अगर बात करेंगे तो पंचशील का जो नारा है साथियों जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से। आपका आठवां नंबर है, उत्तर देंगे संयुक्त का निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता था, बताइए। निम्नलिखित में से किसको जो है लोक नायक के रूप में जाना जाता था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है।
जयप्रकाश नारायण जो है प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। समाज सेवा के लिए उन्हें देखिए लोक नायक की उपाधि भारत के लोगों ने प्रदान की थी। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 8वें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 9वां नंबर है, उत्तर देंगे राइट। पूछा गया आपका भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, बताइए। भूदान आंदोलन का जो प्रवर्तक है किन्हें माना जाता है, 9 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे को, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन 9 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, भूमि के पुनर्वितरण के लिए भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में प्रसिद्ध गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे ने की थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा पर, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पर या तकनीकी शिक्षा पर। तो देखिए हंटर आयोग का जो बल दिया है आपका दिया है प्राथमिक शिक्षा पर, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर है, 10 तक। ठीक, कोई भी डाउट हो हमें देखिए नीचे जो है आपका कमेंट्स हो सकते हैं, उसका आंसर आपको हम जरूर देंगे। ठीक है, बाकी अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन जो उसका है लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी आप सबको क्लासेस कैसी लगी हमें बताते हुए चलिएगा। ठीक है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए एक फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन आपका भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है कहाँ पर, बताइए। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो भिलाई इस्पात कारखाना की बात करो तो आपका देखिए छत्तीसगढ़ में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है जिसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में हुई थी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे छत्तीसगढ़, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 12 नंबर है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है, बताइए। स्टेल, संगमरमर, सेल या ग्रेनाइट। तो अवसादी शैल का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका अवसादी शैल का उदाहरण यहाँ पे सेल हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक सभी का क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 13 नंबर है, क्या दिएगा उत्तर देंगे। ठीक है, उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है कैसी, बताइए। उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है साथियों, 13 पर राइट आंसर क्या हो जाता है कि उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव आपके सूर्य से दूर होती है। ठीक है, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य से दूर होती है उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 14 नंबर क्या पूछा गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भ्रंश से संबंधित है, 14 पे राइट आंसर करो। देखिए भ्रंश से संबंधित आपका हो जाएगा ग्राबेन, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया 14 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, ग्राबेन एक आपकी भ्रंश घाटी है, याद रखिएगा। ठीक, क्लियर, सभी को क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर है, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, 15 पर राइट आंसर क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल आपका जो दिया गया यहाँ पे गोभी मरुस्थल। ठीक है, गोभी मरुस्थल आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन दिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 16 नंबर है, उत्तर देंगे सही तरीका। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान जो है संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता है, 16 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। तो देखिए संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान, जो दिया गया है संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान। ठीक है, संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान जो है आपके देखिए संतुलित सूची के अंतर्गत नहीं आते, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें एक बार, 17 नंबर है, क्या दिया गया उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 17, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ है, बताइए। 237 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ या 600 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 300 करोड़, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए छठी वर्षीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 300 करोड़ व्यय किए गए थे। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है देखिए आपका 1980 से लेकर 85 के मध्य था। तो तीव्र औद्योगिकरण, गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर का सृजन एवं
तकनीकी क्षेत्र में स्वयं को सक्षम बनाना इस योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, आपका 18 नंबर उत्तर देंगे, क्या देगा, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था, बताइए। 18 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में जो है अंगीकार किया गया था। 18 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो आपका उत्तर साथियों छठी पंचवर्षीय योजना जो आपका दिया गया, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहां आपकी सॉरी 1980 से लेकर 1985 तक हुई थी ये वाली छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 19 नंबर है, आपके सामने उत्तर देंगे, क्या पूछा गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी कब, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाता है देखिए 2006 में, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की जो शुरुआत है 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अंतपुर अनंतपुर गांव से हुई, जिसका नाम देखिए 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम कर दिया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 नंबर उत्तर देंगे, क्या पूछा गया, आरबीआई किसकी संतुष्टि के आधार पर बनाया गया है, बताइए। आरबीआई जो है किसकी संतुष्टि के आधार पर बनाया गया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों रॉयल कमीशन के, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रॉयल कमीशन की संतुष्टि के आधार पर की गई थी। ठीक है, क्लियर है। ठीक। तो जो भी बच्चे क्लास में पहली बार है, नए हैं, देखिए आपको क्लासेस जो अच्छी लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए, और क्लासेस जो है इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो भी डाउट होगा हमें देखिए कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और हमें जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसका भी लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलेंगे इसका 21 नंबर है, इसका आंसर देखो, भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा जो भाग है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भाग 3, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12 से 32 तक मौलिक अधिकारों को जो है वर्णन मिलता है, अनुच्छेद याद रखिएगा। ठीक, यह अमेरिका संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर है, पंचायती पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है, बताइए। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा तो 73वां संविधान संशोधन किया गया है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, जिसके द्वारा संविधान को भाग 9 में भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु, तो जो आपका दिया गया 73वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके लिए जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 22 पे आपका right है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है स्थित है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, या पेरिस में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द हेग में, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया 23 पे आपका राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 24 नंबर उत्तर देंगे सबसे, क्या पूछा गया है? जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल होता है, ये 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत आपकी समवर्ती सूची में शामिल है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा 24 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन, और ये दोनों की दोनों बात करें तो ये जो है जो दो जो विषय है इस पे जो है केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, याद रखिएगा ये बात भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 25 नंबर उत्तर देंगे, पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, 25 पर सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, आपको बताएंगे सही उत्तर का। 26 नंबर है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, बताइए। जेली बनाने में किस परिरक्षक का जो है प्रयोग होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों
पेक्टिन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही उत्तर है, ठीक है। जेली बनाने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, तो पेक्टिन, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जेली जो है गूदेदार फल, चीनी, पेक्टिन और पर्याप्त माल के संयोजन से बनी एक स्थूल द्रव्य होती है जिसका प्रयोग खाने में किया जाता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए पेक्टिन नामक परिरक्षक का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 27 है। ये सब प्राप्त किया जाता है किसे, कलिका से, पत्ती से, पुष्प वर्तिकाग्र से या बाएं दल पुंज से, किस से बताइए। केसर किससे प्राप्त किया जाता है, तो केसर की अगर बात करो तो केसर आपका प्राप्त किया जाता है साथियों पुष्पवर्ती काग्र से, ठीक है, सेफ्रॉन से। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। केसर जो है प्राप्त किया जाता है आपका पुष्पवर्ती काग्र से, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा आपका, बताएंगे 28 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। मानव शरीर की कुल कितनी पसलियां होती है, बताइए। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है, तो मानव शरीर में कुल आपकी 24 पसलियां होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका 29 नंबर है। TAB का टीका, ठीक है। TAB का टीका किस रोग से बचाव करता है, बताइए। TAB का जो टीका है किस रोग से बचाव करता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए TAB का जो टीका है आपका बचाव करता है मियादी बुखार से, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 30 नंबर है, उत्तर देंगे सर। क्या पूछा गया, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और लंबी दूरी से जो है देखी जा सकती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का जो है प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वायु अणुओं द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है। इस प्रकार नीला रंग, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और लंबी दूरी तक जो है देखी जा सकती है, लंबी दूरी से भी देखी जा सकती है, ठीक है। नीले, अच्छा, नीले रंग को भी देखिए दूर से देखा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। लाल और नीला रंग तथा सभी दृश्य विकिरण में सर्वाधिक प्रकटित होते हैं, जबकि लाल रंग की तरंग जो है सबसे अधिक और सबसे लंबी दूरी से देखी जा सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की GK GS की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें पूछ लीजिए। बाकी अगर PDF आपको चाहिए तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम का नीचे जो है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें जाके टेलीग्राम पे जो जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका जो PDF मिल जाएगा। बाकी जो क्लास के अपडेट होते हैं आप वहाँ पे फ्री में मिलते रहते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है। तो चलेंगे, बात मिलता है आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।